हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, हाल ही में समाचारों में रहा गिरा जलप्रपात किस नदी में गिरता है? ऑप्शंस थे नर्मदा, अंबिका, रूपेन और साबरमती। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, अंबिका। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में गिरा जलप्रपात के पास मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने के बाद सूरत के लगभग 19 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि गिरा जलप्रपात भारत के पश्चिमी घाट में एक मौसमी झरना है जो गुजरात के वाघई तालुका में स्थित है। ये कापरी नदी से निकलता है और अंबिका नदी में गिरता है, इसलिए विकल्प भी सही है। गौरतलब है कि अंबिका नदी गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में सपुतारा पहाड़ी से निकलती है और 136 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। चलिए अब आज का पहला सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पहली समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सितंबर 2020 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। इसका लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। ये योजना समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती जैसी रोजगार पैदा करने की क्षमता वाली गतिविधियों पर केंद्रित है। इसमें मछली पकड़ने वाले जहाज का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों के उन्नयन के लिए समर्थन, खारे व क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, सागर मित्र, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि स्टार्टअप, इंक्यूबेटर और एकीकृत एक्वा पार्क जैसी प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है। दूसरा कथन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार की जाएगी। और कथन 3, अनुच्छेद 243 के 2 में कहा गया है कि पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग करेगा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग की ओर से होने वाले पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई है। आपको बता दें कि किसी राज्य के राज्य चुनाव आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होता है, इसलिए कथन एक सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में कहा गया है कि पंचायतों अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वहीं अनुच्छेद 243 के 2 में कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार की जाएगी, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। तो इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है और विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, संक्षिप्त में HSCT, किससे संबंधित है? एक प्रकार का कैंसर, गर्भनाल की स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से उपचार, किडनी से संबंधित विकार या फिर लिवर प्रत्यारोपण का प्रकार। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, गर्भनाल की स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से उपचार। हाल ही में गर्भनाल रक्त बैंकिंग के संबंध में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन यानी HSCT शब्द चर्चा में रहा। आपको बता दें कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन विभिन्न स्रोतों जैसे अस्थि मज्जा या गर्भनाल रक्त से स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण को संदर्भित करता है। इसका उपयोग कुछ रक्त प्रतिरक्षा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे विकारों के उपचार में किया जा सकता है। गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं का एक समृद्ध स्रोत है जो संभावित रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकता है और प्रत्यारोपण के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए गर्भनाल रक्त और रोगी के बीच मिलान करने के लिए कुछ मार्करों की आवश्यकता होती है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल, लैब ग्रोन डायमंड्स, संक्षिप्त में LGD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके उत्पादन में उपयोग की जाने वाली दो सबसे आम प्रौद्योगिकियां रासायनिक वाष्प जमाव या CVD और उच्च दबाव उच्च तापमान यानी HPHT हैं। दूसरा कथन, इसके वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 15% है। और तीसरा कथन, इसकी गुणवत्ता को 4C यानी कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। A केवल एक, B केवल दो, C सभी तीन या फिर D कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला को लैब ग्रोन डायमंड उपहार में दिया।
आपको बता दें कि लैब ग्रोन डायमंड या LGD लैब में निर्मित होने वाले हीरे का एक प्रकार है। इसका उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो सबसे आम तकनीकी विधियां रासायनिक वाष्प जमाव या CVD और रासायनिक संरचना का उपयोग करके उच्च दबाव उच्च तापमान यानी HPHT हैं। इसलिए कथन एक सही है। भारत रासायनिक वाष्प जमाव यानी CVD प्रयोगशाला में विकसित हीरे उत्पादित करने में एक अग्रणी देश है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत पहले से ही हर साल लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख LGD का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का 15% है। इसलिए कथन 2 भी सही है। इसकी गुणवत्ता को 4C यानी कट, कलर, कैरेट और क्लैरिटी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही है और विकल्प C सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक अर्ध न्यायिक आयोग है। और कथन 2, इसकी स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो? तो जवाब होगा ऑप्शन C, एक और दो दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC ने दिल्ली के एक अस्पताल पर लापरवाही और अनैतिक गतिविधियों का सहारा लेने पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC भारत का एक अर्ध न्यायिक आयोग है। इसलिए कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। इसलिए कथन 2 सही है। इस आयोग का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार विकल्प C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टेमिस अकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना अमेरिका और 8 साझेदार देशों द्वारा अक्टूबर 2020 में की गई थी। दूसरा कथन, इसके तहत इसरो नासा के साथ साझेदारी करेगा। और तीसरा कथन, चीन और रूस इस पहल का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन B केवल 2। हाल ही में भारत ने 3 साल पुराने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है। आर्टेमिस अकॉर्ड की स्थापना अक्टूबर 2020 में अमेरिका और 7 साझेदार देशों द्वारा की गई थी। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रहों की खोज और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक संयुक्त मिशन भेजने में अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के साथ साझेदारी करेगा। इसलिए कथन 2 सही है। इस समझौते पर अब तक 26 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें मूल 8 देश भी शामिल हैं। चीन और रूस इस पहल का हिस्सा नहीं है। इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है और विकल्प B सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। कथन 2, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। और कथन 3, इसे नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन D, 1, 2 और 3। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। इसलिए कथन 2 भी सही है। इसे नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कथन 3 भी सही है। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकीविद फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह विकल्प D सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2, ये मूल्यांकन के लिए 5 मैट्रिक्स का उपयोग करता है, यानी स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और स्थिरता। और कथन 3, न्यूयॉर्क को दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर नामित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं? तो जवाब होगा ऑप्शन B केवल 2। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया। इसलिए कथन 1 सही है। ये मूल्यांकन के लिए 5 मैट्रिक्स का उपयोग करता है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और स्थिरता शामिल हैं। ये रैंकिंग उन शहरों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो जीवन की असाधारण गुणवत्ता प्रदान करने में उत्कृष्ट है।
इसलिए कथन 2 भी सही है। इसमें लगातार दूसरे वर्ष ऑस्ट्रिया के वियना को दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर नामित किया गया है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं और विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। दूसरा कथन, इन्हें किसान प्राण के रूप में संबोधित किया गया था। तीसरा कथन, ये पटना से हिंदी साप्ताहिक केसरी चलाते थे। और चौथा कथन, इनकी उल्लेखनीय कृतियों में द अदर साइड ऑफ द शील्ड और गया के किसानों की करुण कहानी शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। आज भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक सन्यासी होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। ये भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। ये एक शक्तिशाली आंदोलनकारी और प्रचारक थे जो किसानों के अधिकारों के लिए काम करते थे। परिणाम स्वरूप स्वामी जी को उनके किसान सभा अनुयायियों द्वारा किसान प्राण के रूप में संबोधित किया जाने लगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये एक सशक्त लेखक भी थे जो पटना से हिंदी साप्ताहिक हुंकार चलाते थे, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। किसान समस्याओं और संघर्षों पर उनकी उल्लेखनीय कृतियों में द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स, गया के किसानों की करुण कहानी, हाउ द किसान्स फाइट और किसान सभा के संस्मरण शामिल हैं, इसलिए कथन 4 सही है। तो इस प्रकार केवल 3 कथन ही सही हैं और इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा टाइम ऑफ डे टैरिफ किस अधिनियम या नियम से संबंधित है? ऑप्शंस है ए, विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020, बी, ओडिशा विद्युत शुल्क अधिनियम 1961, सी, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 या फिर डी, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।